Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economic subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज शुरू। ठीक है, एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज लेके आऊंगी जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से हम टॉपिक करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, हम एनसीईआरटी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, क्लास 11th में पढ़ी थी, उसको करेंगे आज की क्लास में हम। ठीक है, तो हम 11th क्लास में जो हमने एनसीईआरटी की थी, उसमें हम सबसे पहले हम कौन-कौन से सब्जेक्ट करते हैं, हम करते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स, और 12th में हम माइक्रो और मैक्रो को डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी और स्टैट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को करेंगे और उसके बाद हम करेंगे माइक्रो को। ठीक है, हम एनसीईआरटी की मैक्रो को शुरू करेंगे। पहले हम इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो हमारा एनसीईआरटी की सीरीज है, ठीक है, ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th का एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या फायदा होता है? एक तो आपका बेस क्लियर होता है। ठीक है, आपका बेस क्लियर होता है, प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, प्लस आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं, और उनको एक क्या मिलता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे इसके फायदे हैं। दूसरा, ये सीरीज मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू रहेगी और कंप्लीट रहेगी, कंप्लीट होगी, यूट्यूब पर होगी, फ्री होगी, कि जो स्टूडेंट्स यानी कि मेनली हमारा जो एस्टेट का एग्जाम होता है, उसमें क्या है, फीमेल्स होती है कितनी, 75% जो पॉपुलेशन होता है वो फीमेल्स का होता है, मोर देन 75 प्लस। तो भाई क्या है, स्टडी की जो उनकी स्टडी का जो स्ट्रक्चर होता है आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो किसी का 5 साल का गैप हो जाता है, किसी का 4 का, किसी का 6 का। मेरे पास बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, और जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो भाई उन सभी के लिए, प्लस जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर जिसको बिल्कुल बेसिक से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बिल्कुल स्क्रैच से करना है, तो ये सीरीज उन सभी के लिए है। ठीक है, ये है हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज। ज़ीरो टू हीरो सीरीज मतलब कि ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पर इसको हम लेकर जाएँगे। ठीक है? तो भई देखो, करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। भई आपको एक चीज़ और बता दूँ, टॉपिक जो आज की क्लास का है, वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता। इंडियन इकोनॉमी क्या है? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद क्या उसकी स्थिति थी, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और यही टॉपिक हमारा देखिए, ये हमारा एस्टेट का सिलेबस है। किसका? पीजीटी का सिलेबस है ये हमारा एस्टेट का। ठीक है? पीजीटी का सिलेबस है एस्टेट का, ये लेवल 3 का। लेवल 3 का सिलेबस है ये पीजीटी का। और इसमें देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन ये टॉपिक है। ये रहा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन टॉपिक है, ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है एस्टेट का। पीजीटी एस्टेट का सिलेबस है ये हमारा। ठीक है, लेवल 3 का। उसमें ये क्लियरली मेंशन टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही टॉपिक हमारा क्लास 11th की, ये क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 11th की जो हमारी एनसीईआरटी है, ये टॉपिक इसी से है। तो भाई आपको ये समझ में आ गया, इससे आपका बेस बन जाएगा इस टॉपिक के लेवल का। ठीक है, आपका बेस बन जाएगा। आपको इस क्लास के बाद इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो भाई देखो, जो ये हम चैप्टर कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमें आजादी मिल गई, उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, हमें क्या सीखने को मिलेगा? हम क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947। भाई देखो, 1947 में हम आजाद हुए थे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश की कंडीशन कैसी थी, स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या स्थिति थी। द ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब कि 1947 के जब वक्त था, उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी। अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू अंडर डेवलपमेंट एंड स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि हमें वो फैक्टर्स, वो वजह पता चल जाएगी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपमेंट यानी कि अल्प विकसित क्यों रह गई,
ठीक है, उसका विकास क्यों नहीं हो पाया, वो स्टेग्नेशन यानी कि पिछड़ी किस वजह से रह गई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब ये पूरा टॉपिक हम एनसीईआरटी का आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो भी देखो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, इसमें हमें एक तो ये है कि जो 6-7 क्लासेस होंगी, इसमें 6-7 ही टॉपिक, मतलब 6-7 ही चैप्टर है, उस सभी को एक-एक क्लास में एक-एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं ये नहीं कह रही कि मैं एस्टेट का वो पूरा सिलेबस करवाऊंगी, ठीक है, एस्टेट का सिलेबस बहुत लेंथी है, बट मैं आपको एनसीईआरटी के जो भी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर है 11th क्लास के, वो सभी मैं इस सीरीज में यूट्यूब पर आपको कराऊंगी, ठीक है। तो भाई देखो, करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज की भूमिका, किसी चीज का हम क्या देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उस चीज को हम उस चीज से बताते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फेमिलराइज विद द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो भाई देखो, इस जो बुक का जो मेन प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि आपको जो भारत की अर्थव्यवस्था है वहां पर उससे आपको फेमिलियर कराना है, उसके बेसिक फीचर्स यानी कि जो उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज, उसकी जो क्वालिटीज थी, उस विशेषताएं थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो सभी आपको यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम समझते हैं 1947 में, हमें पता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक क्या किया, हमारे देश पर क्या किया, राज किया। 200 सालों तक हमारा देश क्या था, उनके अधीन था, उनकी अधीन था। मतलब कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने हमारे देश का कंप्लीटली 1947 तक एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि उन्होंने हमारे देश का क्या किया, एक तरीके से शोषण किया। शोषण मतलब कि बहुत बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बेकार कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को बेकार कर दिया। किस तरीके से किया, उन्होंने क्या किया, एक तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, हमारे जो छोटे उद्योग थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, हमारे जो घरेलू कारखाने थे, उनको क्या कर दिया, पूरी तरह से अनदेखा किया। उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे देश को यूज किया, और उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को, जो हमारे देश का कृषि का एरिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसको कमर्शियलाइज कर दिया। अब कमर्शियलाइज में एक टर्म यूज कर रही हूँ जिसका मतलब होता है वाणिज्यिकीकरण। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है वाणिज्यिकीकरण, मतलब कि अपने फायदे के लिए हम वो चीजें उगाए कि हम उसको सेल कर सके। अब भाई देखो, हमें खाने के लिए चीजें, हर चीज की जरूरत होती है। हम हर टाइम एक जैसा भोजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर रोज एक जैसी सब्जी, एक जैसा अनाज नहीं खा सकते। उन्होंने क्या किया, कमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, कृषि को। उन्होंने हमारे किसानों को इस तरीके से मजबूर कर दिया, इस तरीके से उनका शोषण किया कि वो उनसे वही फसलें उगवाते थे जिससे उनका प्रॉफिट हो। और इससे क्या हालत हो गई कि जो हमारे किसान हैं, वो खुद के खाने के लिए भी, कृषि के लिए जो फसलें होती थी, जो खाने पीने उनके जो खाद्य पदार्थ होते थे, उनको भी नहीं उगा पाते थे। उसके लिए उन्हें दूसरे एरिया में जाकर वहां से वो सामान लेके आना पड़ता था, ठीक है। तो भैया ये बात। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। भाई यहाँ पर एक लिखा हुआ है कॉलोनियल रूल। तो भाई उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना दी थी। कॉलोनीज इन द सेंस कि उन्होंने अपने छोटे छोटे ना एरियाज डिफाइन कर दिए थे। तो यहाँ पर कॉलोनियल रूल का मतलब यही है, ब्रिटिश एरा, यानी कि जो ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, यानी कि जो उस वक्त हमारा देश उनके अंडर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब कि अ, जब तक वो नहीं आए थे तो हमारी जो एक अर्थव्यवस्था थी, मतलब जब हमारा देश गुलाम नहीं था, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, तो हमारी एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, बहुत ठीक ठाक चल रही थी। थ्रू एग्रीकल्चर वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। भाई आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, वो क्या है, मुख्य स्रोत था किसका, जीवन यापन करने का। बहुत सारी हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 70%, मोर देन 70% किस में लगा हुआ था, एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। मोर देन 70% एग्रीकल्चर में लगा हुआ था, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ येट country's economy was characterized as various kind of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है, मतलब कि जो हाथ से हम चीजें,
हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है? जैसे कि वो छोटे-छोटे जो घरों में छोटे कारीगर होते हैं, जो घरों में बैठ के जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई करते हैं फीमेल्स, जो हमारी बुजुर्ग फीमेल्स थी, उनको क्या है बहुत अच्छी-अच्छी बुनाई का काम आता है, कढ़ाई आती है, धागे की कढ़ाई आती है, मतलब बहुत अच्छी-अच्छी उनके अंदर कलाकारी थी। तो जो हमारा देश था वो पर्टिकुलरली जाना जाता था किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए, यानी कि हस्तशिल्प उद्योगों के लिए। फील्ड्स ऑफ कॉटन, कॉटन है यानी कि सूती वस्त्र, सिल्क, टेक्सटाइल्स कपड़ा उद्योग यानी कि जूट, सिल्क, इन सभी के लिए। मेटल्स, मेटल्स होती है धातुएँ, एंड प्रीशियस स्टोन यानी कि जो बहुत बेशकीमती जो स्टोन्स होते हैं, उनके कामों के लिए हमारा जो देश था वो जाना जाता था। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो मार्केट थी, जो दीज़ प्रोडक्ट्स वर एन्जॉयड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट, तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, ये पूरी मार्केट में क्या किए जाते थे? मँगवाए जाते थे। बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर मटीरियल था, उसकी क्या थी? अच्छी रेपुटेशन थी, फाइन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। यूज्ड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप इन द इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब कि यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी यहाँ पर क्वालिटी थी। जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है यानी कि जो उद्योग शिल्पकार होते हैं, जो यहाँ पर जो काम करते हैं लोग, उनकी एक अच्छी स्टैंडर्ड था उस चीज को बनाने का, मतलब कि उनके अंदर एक क्या थी? स्किल थी, एक एक्सपीरियंस था। ठीक है? अब देखो क्या होता है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक। अब भाई देखो वो आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है? 17th सेंचुरी के अराउंड वो आते हैं, 17th यानी कि 17वीं शताब्दी के लगभग वो आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? द इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब होता है यानी कि वही जो ब्रिटिश एरा है, यानी कि जो ब्रिटिश थे या आए थे हमारे देश में, ठीक है? वो क्या करते हैं? इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पर वो क्या है, अब हमें इस चीज के लिए कंसर्न होने लगा, इस चीज के लिए चिंता होने लगी कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट का मतलब अपना बचाव कैसे करें, अपना प्रमोशन कैसे करें। भाई वो आए तो इंडिया में किसी और पर्पज के लिए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा हम अपना क्या है, बिजनेस सेट कर सकते हैं। हम यहाँ के लोगों से रॉ मटेरियल खरीद के, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल यहाँ से ले जाके उसको अपने देश में अ, एक फाइनल गुड बनाए और फाइनल गुड लाके हम यहाँ बेचे, मतलब कि इनको इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, इनका इस तरीके से हम नाश करेंगे, सत्यानाश कर देंगे कि इन्हीं का ही जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी होम कंट्री जहां से वो आए थे, ब्रिटिश से आए थे, उन्होंने अपने देश का उद्धार कर दिया, अपने देश का भलाई करने के चक्कर में। वो क्या करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, ठीक है? कच्चा माल यहाँ से लेते, ठीक है? इंडिया से वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते, कच्चा माल अपने देश में भेजते, ठीक है? ब्रिटिश भेजते वो, ठीक है? ब्रिटिश में क्या होता है, ये कच्चे माल से वो क्या करते, फाइनल गुड, ठीक है? एक कोई फाइनल गुड बना लेते, फाइनल गुड को क्या करते, इंडिया लेके आते, अब वो इंडियन से कहते कि इसको खरीदो, यहाँ पर आकर वो सेल करते। ठीक है भाई, कच्चा माल भी हमसे गया, फाइनल गुड यहाँ से आया, अब हम उसको खरीदेंगे, तो भाई हमारा तो डबल एक्सप्लॉइटेशन हो गया ना। तो इस तरह की जो पॉलिसी थी ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इस तरह की जो पॉलिसीज थी उसने बहुत ज्यादा बदलाव लिया हमारी अर्थव्यवस्था में। ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हमारी कंट्री थी ना, अब वो सप्लायर बन गई। सप्लायर का मतलब होता है पूर्ति करता। भाई हम जब किसी चीज को पूरा करते हैं, भाई हम क्या कर रहे हैं, उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, किसकी? ब्रिटिशर्स की। अब हमारी कंट्री सप्लायर बन गई थी किसकी? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ से कॉटन बेच दी, फिर वो वहां जाके फाइन क्वालिटी का कपड़ा बन के आ गया, यहाँ से कुछ सामान बेच दिया, मसाले बेच दिए यहाँ से, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बना के यहाँ से लेकर बहुत सारी चीजों का वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते और कंज्यूम्ड इनटू फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और उसको वो या तो वहीं यूज कर लेते, कंज्यूम कर लेते हैं, फिर या फिर यहाँ पर आकर वो सेल कर देते। ऑब्वियसली तो क्या होता है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि देखो बार बार ये टर्म आ रही है कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसका मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी यानी कि उनकी सरकार थी, नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। उन्होंने क्या किया, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी सिंसियर तरीके से, मतलब कि अच्छे तरीके से कोई भी अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है,
अनुमान लगाना किसी चीज का, मतलब कि ना तो उन्होंने हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और ना ही नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट which were made to measure such income yield conflicting and inconsistent resulting। तो मतलब कि कुछ ही इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है एकल, एक व्यक्ति, कुछ ही व्यक्तियों ने, मतलब कि एक आधे व्यक्तियों ने कुछ कोशिश की मैं इसको इसके बारे में मेजरमेंट करने की, मापने के लिए कि हमारी जो इनकम की कितनी इनकम यील्ड हो रही है, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इसके पीछे की क्या वजह है, क्या इनकंसिस्टेंसी है इस रिजल्ट की, उन्होंने का पता लगाने की क्या सोची। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स, इनमें से कुछ नाम थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें क्या वेल्थ ड्रेनेज के नाम से एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, ये बुक्स का पूरा टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। ठीक है, दादा इंडिया के बारे में उन्होंने भी बुक लिखी थी। ठीक है, और विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, वी के आर वी राव, इन सभी ने इसके बारे में क्या किया, सोचा। ठीक है, इट वाज राव हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब कि राव ने क्या किया, राव ने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ठीक है, क्या इस बारे में रोल प्ले किया, क्या कहते हैं राव, देखो। However, most studies did not find that country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century, मतलब कि अब 20वीं जो शताब्दी है, 20th सेंचुरी शुरू हो चुकी थी, उनको अभी तक कुछ होता पता नहीं था कि जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है, कंट्री का जो विकास है, और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, पूरी जो रियल आउटपुट है, हमारा आउटपुट कहाँ जा रहा है। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है आधे से ज्यादा वक्त, यानी कि लगभग 10-15 सालों तक कुछ भी पता नहीं था 20th सेंचुरी के, यानी कि 1901 से लेके आप 1915-17 तक लगा सकते हो, कुछ अता पता नहीं था। वॉज लेस देन 2%, मतलब कि 2% से भी कम थी, 2% से भी कम थी। ठीक है, कपल्ड विद मर्जर हाफ द परसेंट ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम पर ईयर। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा बेकार स्थिति उस टाइम पर हमारे देश की हो चुकी थी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है हमारा कृषि क्षेत्र। क्या होता है हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र हमारा प्राइमरी सेक्टर भी होता है। ठीक है भाई, आपको एक बार बता दूं, प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं हमारे, हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करते हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र करते हैं, तो उसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर करते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र जिसमें हम प्रकृति के साधनों को यूज करके कुछ बनाते हैं, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरिंग, ये सभी आता है। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में रिमेन्ड फंडामेंटली, फंडामेंटली होता है आधारभूत रूप से, पूरी तरह से एग्रेरियन, एग्रेरियन का मतलब कृषि, कृषि क्षेत्र पर थी। अबाउट 85%, यानी कि 85% क्या थी, जो कंट्री की पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, लिव्ड मोस्टली इन विलेज। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अभी भी हमारे देश की मोर देन 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड, और उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीवन याचिका है, जीवन यापन है, जो उनकी दिनचर्या है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। मतलब कि उनका जो जीविका है वो कृषि पर ही निर्भर करती है, मतलब कि उनका पास सिर्फ कृषि कर का ही कार्य है। ठीक है, तो however despite of being such occupation in large population, मतलब कि फिर भी इन सभी चीजों को हम देखते हुए, ऑक्यूपेशन ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन, अब लार्ज पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई है, एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, कंटिन्यू टू एक्सपीरियंसिंग स्टैग्नेशन, मतलब कि स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज में ठहराव आ जाना, किसी चीज में ठहराव आ जाना, मतलब कि स्थिरता आ जाना, स्थिरता आ जाना, मतलब कि क्यों स्थिरता क्यों आ गई भाई, देखो अब सभी वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब 2000 हम मतलब कि 19वीं शताब्दी, मतलब कि 1900 का वक्त आ गया, 20वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है, और उसमें भी क्या हो चुका है, यही नहीं पता चल रहा कि कंट्री की ग्रोथ कहाँ जा रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम कहाँ है, लेस देन 2% है, बहुत कम। हमारे जो एग्रीगेट जो लेवल है एग्रीगेट आउटपुट का, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा बहुत बड़ा जो सेक्टर है, हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, मोर देन 85% लोग
क्या है, गाँव में रहते हैं और वो सभी कृषि पर निर्भर है। इन सभी कंटिन्यू एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब कि ठहरा जाता है। नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिट्रोएशन। अब क्या है, एक ही दम से तो नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे इसमें डिट्रोएशन आता है। डिट्रोएशन का मतलब उसमें किसी चीज़ में कमी आना, किसी चीज़ में कटाव हो जाना। तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है, यानी कि जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है, कृषि की उत्पादकता है, वो क्या होती है, बिकम लो, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म यानी कि एब्सोल्यूट यानी कि पूरी तरह से सापेक्ष रूप से सापेक्षिक टर्म्स की स्थिति में ये लो हो जाती है। द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब कि अब ये सेक्टर क्या है, सम कुछ ही ग्रोथ, सम का मतलब कुछ ही वृद्धि कर रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन। जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, एग्रीगेट एरिया मतलब उस पूरे एरिया को कल्टीवेशन के तहत, ठीक है, कल्टीवेशन के तहत। तो ये स्टैग्नेशन यानी कि जो ठहराव है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। अब भाई देखो, लैंड सेटलमेंट होता है, फिर आते हैं भूमि सुधार। मतलब कि इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर तो क्या, इन्होंने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। मेनली इन्होंने क्या किया, अब कृषि का कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का हिंदी में हम बोलते हैं वाणिज्यिकीकरण। अपने फायदे के लिए किसानों से वो फसलें उगाना कि जिसको वो आगे सेल कर सके, ठीक है, जिसको वो आगे सेल कर सके। अब लैंड सेटलमेंट होती है, यानी कि भूमि में क्या बदलाव आते हैं, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम। भाई आपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू की गई, इन द बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि जो बंगाल की उस वक्त प्रेसिडेंसी थी, वहां पर इसको लागू किया गया। कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब कि जो ये हमारे देश के ईस्टर्न स्टेट्स है, उनमें भी इसको थोड़ा बहुत लागू किया गया। और जो प्रॉफिट अकर होता था आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि जो कृषि से जो किसान अपना लाभ कमाते थे, वेंट टू द जमींदार। उन्होंने क्या किया था, अपने पर्सन अपॉइंट किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने। जैसे ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, मान लो देखो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर इस एरिया का ये है, यहाँ इस एरिया का ये है। उन्होंने क्या किए थे, अपने पर्सन अपॉइंट किए हुए थे, ठीक है, और जो उनको प्रॉफिट होता था वो उनसे वो प्रॉफिट क्या करते थे, लेते थे, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स की जगह। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है भाई, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाउएवर कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार, मतलब कि जो जमींदार थे, एंड नॉट जस्ट ए कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या किया, सिर्फ जमींदारों ने कुछ नहीं किया, डिड नॉट जस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब इन्होंने भी कुछ नहीं किया और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और ना इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो बहुत कंडीशन हो गई खराब। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, महीने की एक तारीख सेट कर ली, ठीक है, मान लो एक एक तारीख को गए और उनसे वो लगान लिया, मतलब उनसे वो रेंट लिया, रिगार्डलेस द इकोनॉमिक कंडीशन। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त उसके स्थिति क्या है, उसकी अच्छी फसल हुई है नहीं है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके ऊपर कितना कर्ज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। उनकी कल्टीवेटर्स जो ये किसान खेती वगैरह करते हैं, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, कॉज्ड, इसी वजह से क्या होता है, दिस कॉज्ड इमेंस माइजरी। माइजरी का मतलब होता है बहुत बुरी, बेकार स्थिति, ठीक है, एंड सोशल टेंशन। सोशल टेंशन मतलब अभी ये उस अकेले किसान की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सभी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, सोशल टेंशन का मतलब होता है, जैसे देखो हम सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, और एक सोशल टेंशन होती है भाई, मान लो अचानक से देश, हमारे देश पर कोई देश कहे कि मैं अटैक कर दूंगा, ठीक है, तो फिर हम सभी को टेंशन हो जाएगी, कहीं हम सब पर अटैक न हो जाए, कभी हम रात को हमारे ऊपर कुछ अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, तो सोशल टेंशन ये सभी की टेंशन बन चुकी थी। अमंग द लेटर टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंड टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट। अब बाद में क्या होता है, बाद में ये बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंट जमींदार। अब इसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू सेटलमेंट, मतलब कि ये पैसे की उगाही वो करते थे जमींदार वगैरह, अडोप्टिंग सच एन एटीट्यूड, डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। मतलब कि इस
उन्होंने एक डेट सेट कर दी और ये स्पेसिफाइड अमाउंट, भाई स्पेसिफाइड सम्स, स्पेसिफाइड का मतलब होता है भाई इतना मैंने सेट कर दिया, सम्स होता है कोई अमाउंट, कोई टोटल अमाउंट, ठीक है, आप इतना पैसा फिक्स कर दोगे। फेलिंग विच द जमींदार्स वर लूज देयर राइट्स, तो इससे क्या होते हैं, वो अपने जो जमींदार है वो लूज कर गए, उनके जो अधिकार है वो खत्म हो गए, ठीक है। बिसाइड्स लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखो भाई बहुत कंडीशन खराब हो गई है, ब्रिटिशर सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और यहाँ पर कोई और तरीके नहीं हो रहे हैं, कोई और टेक्निक नहीं आ रही है, कोई तरक्की नहीं है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कोई भी तकनीक नहीं है, मतलब कि बहुत ही घटिया लेवल की टेक्नोलॉजी है। लैक ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन होता है सिंचाई, ठीक है, जैसे हम नहरों से सिंचाई करते हैं, बांधों से सिंचाई करते हैं, ठीक है, और सिंचाई वगैरह हम करते हैं खेतों में ट्यूबवेल लगा के करते हैं, तो उनकी भी बहुत कमी थी। लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी, लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी, और इरिगेशन होता है सिंचाई, ठीक है। तो भाई टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन का लेवल भी अच्छा नहीं था, फैसिलिटीज क्या थी, नेग्लिजिबल थी। नेग्लिजिबल का मतलब होता है न के समान। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होती है जो हम ये जो अच्छे खाद बीज यूज करते हैं वो भी अच्छे नहीं थे। ऑल एडेड अप टू एग्रीगेट एग्रावेट एंड प्लाइड टू द फार्मर्स एंड कंट्रीब्यूट टू द डिसमिसल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि देखो ना टेक्निक अच्छी है, ना इरिगेशन अच्छा है, ना हमारे पास अच्छे फर्टिलाइजर्स है, ना हमारा जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, तो भाई क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेकार ही होगी। तो इससे क्या होता है, ठीक है, देयर वाज ए कोर्स, ठीक है, सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन ईयर्स ऑफ कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब भाई वो क्या करते हैं कि सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हाई यील्ड, मतलब कि कुछ एरिया में क्या होता है हाई यील्ड की कैश क्रॉप्स हो जाती है, कैश क्रॉप्स होती है जिनसे हमें बेच के अच्छे फायदा हो। जैसे कि कुछ खेती होती है इलीगल होती है, जैसे कि कई लोग अफीम की खेती करते हैं, कुछ ऐसी फसलें होती है जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, तो उनकी खेती ये करवाते थे, ठीक है। तो इनका क्या होता था, कमर्शियलाइजेशन होता था, ठीक है, अपने फायदे के लिए कमर्शियलाइजेशन करते थे, ठीक है। बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। मतलब कि देखो अब वो उनसे अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इम्प्रूव खास नहीं आया। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, मतलब कि अब वो खाने पीने की जैसे गेहूं चावल बाजरा मक्की इन सभी को उगाने की बजाय वो कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो वो ब्रिटिशर्स उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ये उगाइए आप ये उगाइए, तो उनके कहने के बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। विच वर बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। तो ये जो कैश क्रॉप्स थी, ठीक है, जैसे कि कुछ फसलें ऐसे होती है जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया होता है, जैसे कि जो नशे वगैरह की जो अफीम वगैरह होती है, मतलब मुझे अभी ठीक से दो तीन प्रोडक्ट्स के नाम याद नहीं आ रहे, फसलों के नाम इस टाइम ये याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जब बाद में किसी क्लास में याद आएगा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो which were ultimately used by British industries back home, मतलब कि जो उनके होम कंट्री में यूज होती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोई उनको फायदा नहीं होता है। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज स्ट्राइव्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग फूड फ्लड कंट्रोल ड्रेनेज एंड डिसलाइजेशन ऑफ सोइल, मतलब कि यहाँ पर इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बेकार था, उसमें बहुत ज्यादा डेसलिनेशन थे, सोइल की खराब हो चुकी थी, मतलब कि कोई भी जो सेक्शन था अच्छा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन हो चुकी थी इंडिया की एग्रीकल्चर की। स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नोर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। स्मॉल फार्मर यानी कि जो छोटे किसान थे, और शेयर क्रॉपर्स थे यानी कि जो अपने खेत शेयर करते थे, क्रॉपिंग करते थे, उनके पास ना तो अच्छे रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास इंसेंटिव था। इंसेंटिव का मतलब कुछ इतना इतना भी अमाउंट नहीं था कि वो अपनी खेती में इन्वेस्ट कर सके, उसमें निवेश लगा सके, ठीक है भाई। ब्रिटिशर्स ने उनकी हालत इतनी बेकार कर दी थी, ठीक है। तो अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करते हैं, क्या होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योगिक, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। तो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर था कुड नॉट डेवलप, वो भी हमारा विकसित नहीं हो पाया। भाई देखो उन्होंने हमारे देश को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया। इवन हमें इंडिपेंडेंस को मिले भी 75+ ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी हम क्या है, अंडर डेवलप्ड है, फिर भी हम क्या है, अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि हम
विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील अभी भी हम हैं, अभी भी हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं हुआ था इन कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश के वक्त में। इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो इंडस्ट्री था वो डेक्लाइन कर गया। डेक्लाइन का मतलब पिछड़ गया, पिछड़ गया, ठीक है। उस पर भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि उस पर भी बहुत उसकी कंडीशन खराब हो गई। नो कोरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वाज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड इन प्लेस ऑफ लॉन्ग एंजॉयड द फॉर्मर, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई आगे कि वो उसके लिए अलाउ करे, कुछ उसका टेक ऑफ करे, लॉन्ग टाइम पर वो वर्क करे। द प्राइमरी मोटिव क्या था इनका, मेन उद्देश्य क्या था इनका, कॉलोनियल गवर्नमेंट का यानी कि ब्रिटिशर्स का क्या था, बिहाइंड द पॉलिसी वाज सिस्टमैटिकली इंडस्ट्रियलाइजिंग द इंडिया, मतलब कि पूरे सिस्टम के तरीके से, पूरे तौर तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइज करें, हम इसका विनाश करें, ठीक है। द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया स्टेटस ऑफ मोर एक्सपोर्टर ऑफ द इम्पोर्टर रॉ मटेरियल, मतलब कि अब वो क्या कर रहे थे, हमारे देश से क्या करते एक्सपोर्ट, मतलब कि हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और रॉ मटेरियल को फाइन फॉर्म में करके, मतलब कि उसको फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करके अपने हमारे देश में उसको सेल कर रहे थे। तो उनका क्या था, स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन एंड, मतलब कि हम अपने वो अपने देश की इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर दिया। सेकंड, टर्न इंडिया इन ए स्पार्लिंग मार्केट। स्पार्लिंग का मतलब यहाँ पर देखो, स्पार्लिंग का मतलब होता है विरल। विरल का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में कि कत्ती बेकार हो गया, वीरान मट्टी कर दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, टर्न कर दिया, मतलब कि इंडिया की मार्केट को बिल्कुल विरल कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, खरीद रॉ मटेरियल जितना वो फसलें उगाते किसानों से, वो काम करवाते, वो फसलें उगाते, कैश क्रॉप उगाते, जैसे अफीम हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, और कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें उगाते, ठीक है। तो रॉ मटेरियल तैयार कर, रॉ मटेरियल कच्चा माल तैयार करवाते और कच्चे माल को कहते कि हम अपनी इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन भेज देते, ब्रिटेन से वो अपने अकॉर्डिंग सामान बनाते, वो सामान वो बनाते जो इंडिया में जरूरत है, ठीक है, इंडिया के लोगों को वो सामान बेचते, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, इनके दो मेन उद्देश्य थे। एक तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइज कर दो, इंडिया की सारी इंडस्ट्री को बेकार कर दो, उनको बैकवर्ड कर दो, ठीक है। दूसरा, इंडिया की मार्केट है, जो इंडिया की जो मार्केट है, पूरी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम है उसको बेकार कर दो, स्पार्लिंग कर दो। फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कि खुद के इंडिया का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, एंड दोज इंडस्ट्रीज सो दैट कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी एंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज। तो मतलब कि जो अब हमारी पूरी इकोनॉमी बेकार हो गई तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज क्या उनको किनको मिलेगा, भाई अब हमारे देश में कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तो फायदा तो वो उठाएंगे ना। तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज किसको मिला, ब्रिटिशर्स को मिला, ठीक है। मैक्सिमम एडवांटेज तो है होम कंट्री, होम कंट्री कौन सी, ब्रिटेन की। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी हैंडीक्राफ्ट्स के चीजें थी, अभी भी आप देखते हो जो मिट्टी के दिए हैं उन पर कितनी अच्छी अच्छी दीपावली के वक्त पर डेकोरेटिव आइटम होते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट लकड़ी के इतने अच्छे अच्छे होते हैं, पत्थरों के इतने अच्छे अच्छे होते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छी कपड़ों पर वर्क करता है, सिल्क पर वर्क करता है, ठीक है, लखनवी चिकनकारी वर्क होता है, तो ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी। इंडस्ट्रीज क्रिएटेड नॉट टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इससे क्या हुआ भाई देखो, एक तो इंडस्ट्री पे जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इन पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और जो बचे कुछ है इनका सामान था, बचा कुछ जो इनकी कंडीशन थी वो इन्होंने खराब कर दी। इंडस्ट्रीज नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि ना तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आई बल्कि ऑल्सो न्यू in demand in Indian consumer market, ठीक है, which now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. अब देखो भाई इन्होंने क्या किया, इनकी पॉलिसी देखिए आप, इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी का मतलब इन्होंने क्या चाल खेली, एक चाल खेली इन्होंने कि हमारे देश की कंडीशन को बहुत खराब कर दिया, रॉ मटेरियल लिया। अब जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं भाई उसमें हाथ का काम होता है, ठीक है। अब मैं कोई चीज हाथ से बनाऊंगी,
ठीक है। अब कोई स्वेटर बुनते होंगे आपने अपने फैमिली में, आपके दादी नानी कोई भी मेंबर पड़ोस में रिलेटिव्स में देखा होगा, स्वेटर्स बुनते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग होती है मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। भाई मेहनत लगती है, ठीक है, टाइम भी लगता है हमारा, और जो उसकी क्वालिटी होती है थोड़ी सी फाइन होती है। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, एक उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। अब वो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनका काम तो चला गया। ऑल्सो अब यहाँ क्या होता है, न्यू डिमांड, अब हमारे इंडिया में क्या होता है, नई डिमांड होती है किसकी, इंडिया में क्या होता है, नए कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर तो हम सभी है, हम हमारे किस चीज की डिमांड करेंगे, डिप्राइव्ड फ्रॉम द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स, मतलब कि अब ये तो लोकली मेड गुड्स थे, ये तो चले गए। दीज डिमांड्स फॉर प्रॉफिटली मेड बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब कि इनकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। अब क्योंकि क्या करते हैं ये चीप, उनके कंपैरेटिवली उसी का ही सब्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं अपने वहां से, और इनको चीप कम रेट पर यहाँ पर सेल कर देते। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, यानी कि 1920 के बाद, ठीक है, 1920 के बाद क्या होता है, 19th century में मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इंडिया, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। अब मॉडर्न इंडस्ट्री यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन आता है इंडिया में, ठीक है, वो क्या करती है, बिगेन टू टेक रूट, मतलब कि वो रूट, मतलब कि अपना वो जगह बना लेते हैं, बट प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो, लेकिन उसकी जो तरक्की थी, प्रोग्रेस धीरे धीरे कर रही थी। इनिशियली डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड इनटू सेटिंग अप कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल माइंस। तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली क्या था, आरंभिक प्रारंभिक वे से जो डेवलपमेंट था किसका, कन्फाइंड होता है कॉटन की मिल का और जूट की टेक्सटाइल मिल का। तो ये क्या करते हैं, गुजरात में और महाराष्ट्र में द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। तो जो उस वक्त में जो कॉटन मिल्स थी वो किसके लिए, किसके द्वारा डोमिनेट की जाती थी, किसके द्वारा चलाई जाती थी, मतलब उसका अधिकार किसके पास था, इंडियन के पास। वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स का मतलब जैसे हम अपने हरियाणा, हमारा नॉर्थ में पड़ता है, हरियाणा से थोड़ा सा आप थोड़ा सा नीचे की साइड जाओगे, इधर राजस्थान, राजस्थान के साइड में गुजरात, आप मैप याद करो, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, फिर साउथ, ऐसे ये सारा वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, हमारा पश्चिमी एरिया है। तो कंट्री पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र क्या है, हमारा जो आप मैप देखोगे एक दूसरे के मिलते मिलते हुए राज्य है, ठीक है, गुजरात के ही नीचे महाराष्ट्र है। वाइल जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरनर्स, ठीक है, तो जूट की मिल कौन चलाते थे, फॉरनर्स, और कॉटन की मिल्स इंडियंस चलाते थे। तो मेनली जूट की मिल वर मेनली कंसंट्रेटेड बाय इन बंगाल, फॉरनर्स के द्वारा बंगाल में चलाई जाती थी, ठीक है। तो भाई देखो अब क्या होता है, हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं थी। तो इनका तो मेन उद्देश्य ही था हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट करना, हमारे मार्केट को बेकार कर देना, हमारे कमर्शलाइजेशन कर देना। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकीकरण को, यानी कि जो बिल्डिंग, जो हमारे उद्योग है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, इनको डेवलप करे। कैपिटल इंडस्ट्री कौन सी होती है, विच कैन प्रोड्यूस मशीन, जो मशीनरी को, मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ करंट कंजम्पशन, मतलब कि जैसे वो फैक्ट्री जो मशीन्स को, टूल्स को, पार्ट्स को, स्पेयर पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है, उनको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं, पूंजीगत सामान कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक वो कुछ नहीं थी। तो इससे क्या होता है, ये आगे के कामों में, आर्टिकल्स में, करंट कंजम्पशन में यूज होती है। द एस्टिमेशन ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेयर was no substitute to near wholesale displacement, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस वक्त आते आते the growth rate of new industry sector and its contribution of gross domestic product and gross value products remained very small। अब भाई देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर तो इन्होंने कर दिया था बर्बाद, कमर्शलाइजेशन कर दिया, किसानों पर रेंट मतलब लगान लगा दिया, जमींदारों से रेंट लेते थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या करते थे, कमर्शलाइजेशन कर दिया। और हैंडीक्राफ्ट जो हमारा सेक्टर था, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प उद्योग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट को, उसको बेकार करके उन्होंने उनकी जो प्रॉफिट्स थे वो खत्म करके चीप प्रोडक्ट्स, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स ब्रिटेन तैयार था इंडिया की लोकल मार्केट में, वो उतार दिया, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक इन द इंडस्ट्री सेक्टर्स, अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज का भी बुरा हाल हो चुका था, ठीक है। जो हमारा जीडीपी है और जीवीए है, उसमें भी इनका बहुत छोटा हिस्सा था,
ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया इंडस्ट्रियल के सेक्टर में। और वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशनल पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ठीक है भाई, ये होता है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी इन्होंने बेकार कर दिया। एग्रीकल्चर तो किया गया, इंडस्ट्री को भी इन्होंने बेकार कर दिया बुरी तरह से, ठीक है। अब देखो, अब किसकी बात आ रही है, फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। अब देखो, इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है हम किस चीज से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट नेशन सिंस एंशियंट टाइम, मतलब कि एंशियंट टाइम जो हमारा पुराना प्राचीन काल से, मतलब कि जब हम बहुत पहले से ही, हमारा देश बहुत अच्छा डेवलप कंट्री था। हम वैदिक सनातन परंपरा की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश में रूल्स थे, रेगुलेशन थे, बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर था। तो एंशियंट टाइम से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। बट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी यानी कि जो कुछ प्रतिबंधात्मक पॉलिसीज है, नीतियां है, कुछ कमोडिटीज पे, कुछ गुड्स पे, प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे, परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने इन पर कुछ कमोडिटीज पर क्या किया, रिस्ट्रिक्टिव प्रतिबंध नीतियों को लागू किया। एडवर्सली, अब इससे क्या होता है, इस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्ट्रक्चर पर, कॉम्पोजिशन पर, वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड पर, यानी कि जो हमारे देश का इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी व्यापार पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। कंसिक्वेंटली इंडिया बिकम एन, जैसे क्या होता है, इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स सच एज रो सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, मतलब कि ये सभी चीजों का वो क्या बन गया, एक्सपोर्टर बन गया। एक्सपोर्टर का मतलब होता है निर्यातक, निर्यात या निर्यातक, ठीक है। मतलब कि वो हम किसको निर्यात कर रहे हैं, ब्रिटेन को। क्या चीजें निर्यात कर रहे हैं हम ब्रिटेन को, ये सभी चीजें निर्यात कर रही हैं, ये सभी चीजें हम ब्रिटेन को निर्यात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, अब वो इसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, फाइनल गुड बनाएंगे, ठीक है, और इंडिया की मार्केट में उतार देंगे, ठीक है। भाई हमारे देश का तो बुरी तरह से सत्यानाश इन्होंने कर ही दिया। अब क्या होता है, तो एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूम्ड गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। भाई देखो, वूल यहाँ से ले गए, ठीक है, ऊन यहाँ से ले गए, अपने देश में ले जाके यहाँ फाइनल वूलन क्लॉथ बना दिए, ऊनी कपड़े, ठीक है। शुगर यहाँ से ले गए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना दिए, कैपिटल गुड्स बना दिए। कॉटन यहाँ से ले गए और कॉटन के कपड़े बना दिए। सिल्क यहाँ से ले गए, रो सिल्क, ठीक है, और यहाँ सिल्क बेच दिया। एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, मतलब की जो मशीनरी वगैरह होती है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे देश में थी ही नहीं, इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं, ना इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, और यहाँ पर वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मशीनरी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया में लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब भाई देखो, इन्होंने इतना हमारे देश का सत्यानाश कर दिया, हमें ये समझ में आ गया कि इन्होंने अपनी मोनोपोली सेट कर ली। मोनोपोली का मतलब, हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो में हम मोनोपोली टर्म पढ़ते हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकारी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकारी, मतलब कि एक का ही अधिकार है, एक ही राजा है, एकाधिकारी। ओनली वन किंग, सिंगल सेलर, ठीक है, ओनली वन किंग, सिंगल सेलर, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना मोनोपोली का चैप्टर, पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो मोनोपोली मेंटेन कर ली इन्होंने, कंट्रोल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया पर, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन, मतलब कि इंडिया का आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब, भाई इन्होंने इतनी गंदी पॉलिसी लगा दी, इतनी गंदी पॉलिसी बना दी, हम किसी और के साथ व्यापार ही नहीं कर सकते। भाई आपका अगर प्रोडक्ट जाएगा, आपका अगर काम होगा तो हमारे साथ ही होगा, आप किसी और देश को सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन वाइल रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज, मतलब कि जिसको हम सेट करेंगे, जैसे कि फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन श्रीलंका में जो पार्ट पड़ता है, पर्सिया जो अब ईरान में है, ठीक है। एंड द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल, यानी कि जो स्वेज नहर है उसके ओपन होने से इनका जो काम है थोड़ा सा और क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। फर्दर द इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फॉरेन ट्रेड भी हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और पता लगती है, द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial पीरियड वाज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब कि देखो, अब यहाँ पर क्या है, लार्ज लेवल पर एक्सपोर्ट सरप्लस हम कर रहे हैं, बट दिस सरप्लस केम ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, मतलब कि जो चीजों की हमें जरूरत है ना, हम वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हमें वो चीज करते हैं
जो हमारे पास एक्सेस में हो। एक्सपोर्ट हम कौन सी चीजें करते हैं, जो हमारे पास एक्सेस में हो। भाई एक्सेस तो जब होगी ना, पहले हम वो चीज अपने लिए निकाल लेंगे, ठीक है। अब भाई आपके पास ज्यादा चावल है, ज्यादा चावल है आपको घर में यूज करने के लिए, पहले आप उतना अपने घर के लिए रखोगे कि इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, फिर आप किसी और को दोगे ना। तो एक्सपोर्ट हम उसी चीजों का करते हैं जो हमारे पास एक्सेस में हो। इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमें इस चीज की जरूरत है, चाहे इनका कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया। अब बात करते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की, डेमोग्राफिक कंडीशंस की, मतलब कि उस टाइम पर हमारे जो डेमोग्राफिक है क्या कंडीशन थी। वेरियस डिटेल्स अबाउट पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर कलेक्टेड। तो बहुत सारी डिटेल्स हमारे देश के बारे में, हमारी जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में कलेक्ट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिश वर फर्स्ट कलेक्टेड इन थ्रू द सेंसस इन 1881। तो भाई देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो गया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन एक बार हमारे एस्टेट में भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था एस्टेट में कि ब्रिटिश टाइम पर फर्स्ट सेंसस कब हुए थे। फर्स्ट सेंसस हुए थे ब्रिटिश टाइम की मैं बात कर रही हूँ, 1881 में हुए थे, ठीक है। 1881 में हुए थे, और ये क्वेश्चन हमारा एस्टेट पीजीटी में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर में। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ, आप देख लेना, ठीक है। थ्रू द सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस इट इज रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या है, इससे रिवील होता है कुछ अनइवननेस, मतलब कि कुछ असमानता थी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में, और वो हमें यहाँ पर पता लगती है। देखो क्या होता है यहाँ पर कि एवरी 10 ईयर सच सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट, मतलब कि हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर, ठीक है, हर 10 साल के बाद सेंसस होगी, ठीक है, जनगणना होगी। सेंसस क्या होती है, जनगणना होगी, यानी कि पब्लिक की क्या होगी, काउंटिंग होगी। बिफोर 1921, यानी कि 1921 से पहले, इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, उसका जो संचरण था, उसकी फर्स्ट स्टेज पे था, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1921 से पहले, 1921 से पहले इंडिया किस स्टेज पर था। इंडिया था फर्स्ट स्टेज पे, इंडिया था फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। और सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, और सेकंड स्टेज कब आती है, 1921 के बाद। बाद में कौन सी आती है, सेकंड स्टेज, ठीक है। हाउएवर नाइदर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेज वाज वेरी हाई। उस टाइम पर ना तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन की थी इंडिया की, और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो भी ज्यादा हाई नहीं था, ठीक है। तब ओवरऑल लिटरेसी रेट, जो हमारा ओवरऑल जो साक्षरता दर था, लिटरेसी रेट होता है हमारा साक्षरता दर, ठीक है। अब साक्षरता दर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई लैंग्वेज पढ़ने में और लिखने में सक्षम हो तो उसको हम साक्षर कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो एक वेल एजुकेटेड या वेल पर्टिकुलर पर्सन हो। जब एक पर्सन कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख बोलने में, लिखने में और पढ़ने में सक्षम है, तो उसको हम लिटरेट काउंट करेंगे, साक्षर काउंट करेंगे। तो जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट था क्या था, 16% था उस वक्त का। कितना, 16% था लिटरेसी रेट ओवरऑल, ठीक है। एंड द फीमेल लिटरेसी वाज ए नेग्लिजिबल, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लो था, फॉर अबाउट 7%, मतलब कि जो फीम ओवरऑल तो कितना था, 16 था, और किसका, फीमेल्स का, फीमेल का कितना था, 7%, फीमेल का कितना था, 7% फीमेल्स का, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज होती है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवाएं होती है, वो क्या थी, अनअवेलेबल थी, वो उपलब्ध नहीं थी टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन का जो इतना बड़ा जो समूह था उसके लिए वो अवेलेबल नहीं थी। और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडुकेट, और जो अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट थी, एक पर्याप्त तरीके से पर्याप्त नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज, तो अब उस वक्त क्या होता है, पानी और हवा से जो फैलने वाली बीमारियां होती है, ठीक है। पानी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हैजा होता है, ठीक है। और मच्छरों के मलेरिया वगैरह भी हो जाता है, डेंगू वगैरह भी हो जाता है जब पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। और कुछ हवा से भी बीमारियां हो जाती है। एयरबोर्न डिसीज वर रैम्प्ड एंड टुक ह्यूज टोल ऑन लाइफ। तो इससे क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां फैलती है, और उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें एक डेक्लाइन आता है,
ठीक है। नो वंडर ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मृत्यु दर। ठीक है। मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पर क्यों ज्यादा थी भाई? लोग ज्यादा क्यों मर रहे थे? एक तो हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी। हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी मतलब कि अब देखो, अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं देगी तो भाई लोग तो मरेंगे ही ना। ठीक है, अच्छी उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा, जो डिसीजेज है वो फैल गई थी। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट वहां पर उस टाइम पर बहुत जाती थी। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब देखो, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पैदा होने से लेकर लगभग आप 1-2 साल तक के लगा लो, क्यों होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? भाई देखो, प्रॉपर क्या थे उस टाइम पर? हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छे उस टाइम पर इक्विपमेंट नहीं थे। ठीक है। दूसरा, फीमेल्स की कंडीशन बहुत खराब थी, लिटरेसी ठीक नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि हमारे लिए अच्छी हेल्थ के लिए क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें किस तरीके से अपना आपको कैरी करना है। तो इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत जाती है। वाज क्वाइट अलार्मिंग अबाउट 218 यानी कि 218 पर थाउजेंड, कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंटिलिटी रेट ऑफ 13% थाउजेंड। मतलब कि बहुत ज्यादा, 218 के लगभग थी हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन प्रत्याशा, मतलब कि लोग इतने सालों तक हम अनुमान लगाकर चले, कितने वर्ष तक हम जीवित रहेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो, मतलब कि लगभग 32 वर्ष के लगभग थी। टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में 69 है, मतलब कि अब हम मान के चलते हैं कि लगभग 69 ईयर्स तक तो एक व्यक्ति जीवित रहेगा ही रहेगा। कोई उससे पहले अगर उस किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन हम एक अनुमान मोटा मोटा मानकर चले कि 69 ईयर तक एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उस टाइम पर कितनी थी? बहुत ही कम थी, वेरी लो। उस टाइम पर थी 32 वर्ष। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम। अभी क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से हमारे देश की कंडीशन कर दी थी, तो हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं है, तो डिफिकल्ट है स्पेसिफाई करना, इस चीज का अनुमान लगाना कि वहां पर कितनी पॉवर्टी थी उस वक्त में। बट देर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया। मतलब कि अभी हमें ये पता चलेगा कि भाई कंडीशन बहुत खराब है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही है, तो भाई बीमार, एग्रीकल्चर सेक्टर का बेकार हाल हो गया है, और उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बेकार कर दिया, उन्होंने फॉरेन ट्रेड को बंद कर दिया, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं गरीबी तो बहुत ज्यादा होगी। प्रोवाइड कंट्रीब्यूट टू वर्सनिंग प्रोफाइल इंडिया पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम। और क्या भाई, लोगों को इतनी समझ नहीं थी, लोग लिटरेट नहीं थे। लिटरेट का मतलब इतनी समझ नहीं थी। जब इंसान अच्छा एजुकेटेड एजुकेशन लेता है, वो अच्छी सोसाइटी में जाता है, तो उसके अंदर इतनी समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, पॉपुलेशन हमारी तेजी से बढ़ रही थी। लोगों को ये नहीं पता था कि ज्यादा बच्चा पैदा करना समझदारी का काम है। वो क्या है, कंटिन्यू, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं। तो इस टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इससे क्या है, पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ेगी, एक फैमिली में एक कमाने वाला है और 10-15 खाने वाले हैं, तो भाई तो गरीबी तो ऑब्वियसली आएगी ना। तो ये उस टाइम पर कंडीशन हो चुकी थी। फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है कॉलोनियल पीरियड में? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा ऑक्यूपेशन था, हमारा जो पैसे का स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। मतलब कि जो उस टाइम पर जो ऑक्यूपेशन है, जिसका जो पेशा है, जिसका जो कार्य है, उन्होंने का स्ट्रक्चर में, डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह में कुछ लिटिल साइन दिखाए चेंज किए। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 85% क्या है, लोग लगे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स होती है जो काम करते हैं, काम करने वाले, काम करने वाले। ठीक है, काम करने वाले, which usually remained high to 70-75% while the manufacturing and service sector accounted for only 10 and 15 to 20%। तो भाई देखो, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने हैं? 70%। ठीक है, और एग्रीकल्चर में 70% और 20% आप लगा लो मैन्युफैक्चरिंग में, और 10% आप लगा लो सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो बटा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो बटा हुआ। तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनेबल वेरिएशन। और जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, साउथ का एरिया होगा, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कंप्राइजिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो नॉर्थ साइड का एरिया है, बॉम्बे, बंगाल, विटनेस्ड
डेक्लाइन, अभी यहाँ पर क्या है, डेक्लाइन आ जाता है, डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स विद ए कमेंसेबल इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। भाई अब क्या है, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है, तो अब ये इस साइड पर मूव करते हैं, ठीक है। तो हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। अब यहाँ पर जो उड़ीसा, राजस्थान वगैरह का जो हमारा एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा काम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, पूरी तरह से इन्होंने हमारे देश का एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है भाई। अब देखो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अंडर कॉलोनियल रिजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स, ठीक है, ये सभी क्या है, टेलीग्राफ्स, ठीक है, डिड डेवलप। भाई हाँ, ब्रिटिशर्स ने एक ढंग का काम किया, इन्होंने हमारे देश में ट्रेन की शुरुआत की, ठीक है, रेलवे लाइंस लाए। अब रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वाज नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू पीपल बट आल्सो सब सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, मतलब कि उन्होंने अपने फायदे के लिए शुरू की हो, फिर भी उन्होंने ये किया। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया prior to advent in the British rule were not fit to the modern transport. The road were built primarily served the purpose of mobilizing army within the India and drawing raw material from the countryside. The nearest railway station to the port to send these away land and other lucrative foreign destination। देखो क्या करते हैं ये, इन्होंने ट्रेन किस लिए चलवाई, ताकि ये ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर पर वो ट्रेन जाए, और पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, यानी कि जहां पर समुद्र में जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह या पोर्ट जो पानी के जहाज जहां पर चलते हैं, वहां से उस एरिया के नजदीक हम अपने माल को वहां से निकाल सके। इस तरीके से इन चीजों को बनाने के पीछे भी इनकी ये वजह थी, इनकी ये पॉलिसी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया रेलवे को इंडिया में 1850 में। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूट, मतलब कि यही इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपने फायदे के लिए। The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways. One of the hand, it's enabled people undertake long distance travel and thereby break geographically and cultural barriers. अब भाई देखो, इससे क्या होता है कि जो इंडियन इकोनॉमी में दो इंपॉर्टेंट वे में इसने इफेक्ट किया। ऑन द अदर हैंड एनेबल टू पीपल, अब लोग क्या है, अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल है वो इजीली कर सकते हैं, और जोग्राफिकली जो कल्चर ब्रेक होता है, अब इजीली हम साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से इजीली ट्रेन से हम सफर कर सकते हैं। इस बैरियर को भी इन्होंने तोड़ा, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वर एडवर्सली इफेक्टेड। तो कमर्शियलाइजेशन तो भाई देखो हो ही चुका था, अब वो क्या है, बहुत विपरीत इन्होंने इफेक्ट किया हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को, विलेज इकोनॉमीज को। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड। भाई ये तो था कि हमारा एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंड हो रहा है, बट इट्स बेनिफिटली रेयर्स अकर्ड इन द इंडियन पीपल। लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा सिर्फ उनका ही हुआ। तो सोशल बेनिफिट्स क्या हुआ, विच द Indian people gained owing the introduction of railway were thus outweighed the country's huge economic loss, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इन्होंने क्या किया, देखो ये 1854 में बॉम्बे सेल में एरिया है थाने, वहां पर ये लिंक करके ब्रिज बनाया गया था 1854 में, ठीक है। तो भाई इन्होंने इस तरीके से हमारे देश को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। फिर कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, इसका कंक्लूजन पूरा निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं भाई, निष्कर्ष देखो, बाय द टाइम इंडिया वोन द इंडिपेंडेंस, भाई वोन कर ली 1947 में, वोन कर ली तो भाई क्या हो गया, देश तो बर्बाद हो ही चुका था, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ टू सेंचुरी का मतलब लगभग 200 साल, 200 साल उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया। लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स वाज ऑलरेडी शोइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि अभी भी हम अपने देश के कुछ हिस्सों में देखें तो बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह चलते आ रहे जो ब्रिटिश के टाइम पर सेट किए गए थे, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सेटल्ड एंड सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से सेटल्ड था, गिर चुका था, और जो सरप्लस लेबर है एक्सट्रीमली लो था, मतलब जो उनसे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, फार्म रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन एक्सपेंशन, ये सभी क्या थे, ओरिएंटेशन हुआ था, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस अब उसके बाद शुरू होते हैं भाई, 1947 तक इन्होंने हमारे देश की कंडीशन ये कर दी थी, ठीक है भाई। तो आज का ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और एस्टेट का ये पीडीएफ है, ठीक है, इसका पीडीएफ है ये आपका एस्टेट का सिलेबस का। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा।